गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चर्चा कॉमन एरर के ऊपर करने जा रहा हूं, अर्थात ग्रामर के ऊपर करने जा रहा हूं। लेकिन इस चर्चा के पहले कुछ सवाल आपके ऊपर भी छोड़ूंगा, कुछ सवाल आपसे भी पूछूंगा और कुछ सवालों का जवाब मैं भी दूंगा। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। इस पूरे भारत में, और ये चाहे दिल्ली ले ले या कहीं भी और भी ले ले, एक गलत ट्रेंड अंग्रेजी के ऊपर बनते जा रहा है। और इस गलत ट्रेंड की वजह से आज पूरे भारत के स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए या इंग्लिश में अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, या फिर किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, या इन्हें फिक्स हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे स्कोर करना चाहिए, कैसे वो इस पर बेहतर कमांड कर सकें। इन तमाम बातों को लेंगे ही। लेने के पहले जो बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ वो बात ऐसी है कि आज एक गलत जो ट्रेंड बनी, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में आप इंग्लिश के नाम पर जब एडमिशन लेते हैं तो चाहे दिल्ली के किसी भी नगर का ही फैकल्टी क्यों ना हो, सारे के सारे फैकल्टीज इंग्लिश के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की क्लास लेते हैं। और बहुत टाइम यदि उनके पास बचा तो ग्रामर को छोड़कर 2-3 हजार वर्ड्स आपके सामने रख दिया और आपको बोला कि भाई ये वर्ड्स आपको रट लेने हैं, मगअप कर लेने हैं। क्वेश्चंस ये उठती है कि क्या किसी भी एग्जाम्स में इंग्लिश के सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के ही प्रश्न हैं, और किसी भी एग्जाम्स के प्रश्न में क्या 2 से 3 हजार या 4 हजार वर्ड्स रट लिया जाए तो ये वर्ड्स पर्याप्त होंगे? क्या इन वर्ड्स के आधार पर अंग्रेजी की सभी प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, खास करके जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? तो उन टीचरों से भी आप सवाल करेंगे और उन टीचरों से मेरी भी सवाल है कि भाई भारत को बर्बाद मत करो, स्टूडेंट्स को बर्बाद मत करो, और अंग्रेजी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ग्रामर ही मत पढ़ाओ। और अंग्रेजी ग्रामर में भी ऐसे आउटडेटेड नियम से पढ़ाते हो जिसकी कोई इस जगह पर काम नहीं है। ऐसे रूल्स क्यों लिखवाते हो जिस रूल्स का न तो स्पोकन में काम है, न रिटन में काम है, न एग्जाम्स में काम है। आप देखेंगे कि कई टीचर ग्रामर की 2-2, 3-3 कॉपियां आपको भरवाते हैं। कभी टीचर से पूछा है कि आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का अध्ययन किया है, बैंक का, एसएससी का, सीडीएस का, एनडीए का? यदि हाँ बोला जाए तो क्वेश्चन के अध्ययन करने के बाद एक टीचर वास्तव में इतने रूल्स का बंडल आपके पास से नहीं पहुंचाएगा। और मेरे विचार से इस पूरे वर्ल्ड के अंग्रेजी को एक साथ भी यदि समाहित कर लिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, तो ग्रामर के 20 या 25 ही मैक्सिमम रूल्स हैं, 20-25 की रूल्स हैं जिनके बल पर आप 25,000 रूल्स भी पैदा कर सकते हैं, 25,000 रूल्स भी आप डिराइव कर सकते हैं। आप एक गेम प्लान, एक स्ट्रेटजी इवॉल्व कर सकते हैं। तो उन टीचरों से जहां जहां भी आप अंग्रेजी पढ़ते हो, उन टीचरों से ये प्रश्न पूछें कि सर ये जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस आपने लिखा है, 2-2, 3-3 कॉपियां आपने भरा, क्या आपने क्वेश्चंस को देखा है? अगर हाँ तो आप एक 1,500-1,500 क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाने के बाद सारे क्वेश्चंस के रूल्स को आप लिख लें और दिखा दें कि क्या सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं। मेरे विचार से नहीं। आज मैं आपके आंख का पर्दा हटा दूंगा तो समझ लें कि ये कर्टेन रेजर क्लास है जिसमें आपको ग्रामर से संबंधित डूज और डोंट्स की भी चर्चा करूंगा। एरर से संबंधित प्रश्नों के ऊपर विशेष फोकस होगी और ये बताने की कोशिश करूंगा कि अब तक आपने ग्रामर के प्रति जिस प्रकार की तैयारी को अंजाम दिया, उस तैयारी को आप वहीं से छोड़ दें और अपने माइंडसेट को चेंज कर लें, अपनी तैयारी को एक बेहतर और नया सिरे से अंजाम दें ताकि आप एग्जाम के सवाल को आसानी से क्रैक कर सकें। ये भी बात स्पष्ट है, यदि आप किसी भी एरर के सवाल को 2 से 3 सेकंड के अंदर नहीं बना पाते, मैक्सिमम 5 सेकंड्स के अंदर आप नहीं बना पाते, तो इसका मतलब है कि आपके अंग्रेजी ग्रामर का जो फंडा है, जो फंडामेंटल है, वो आपकी वीक है,
कमजोर है और आप अनावश्यक फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो आवश्यक फैक्ट्स होना चाहिए, जिसे आपको रियल में जानना चाहिए, उसे टीचरों ने भी अंधकार में रख करके आपको चीट किया और आपको ठगा। तो उन स्टूडेंट्स से भी ये क्षमा प्रार्थी हूँ और उन टीचरों से भी जो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप मेरी बात को अन्यथा मत लें। ये सच्चाई थी जिसे मैंने आपके सामने रखा। तो आए इसी सच्चाई के ऊपर मैं कॉमन ईरर पर तो ओवरव्यू दूंगा ही, एक और सच्चाई मैं आपके सामने बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। आज मैंने देखा है दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं और भी शहरों में बड़े बड़े इंग्लिश के नाम पर होर्डिंग्स हैं कि इन सर का क्लास है, ये सर का क्लास, ये होर्डिंग्स देखा है। इन सर से, इन टीचरों से एक क्वेश्चन है मेरी कि इतने लंबे लंबे होर्डिंग्स और बैनर्स लगाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? स्टूडेंट को ठगना? यदि आप अंग्रेजी मन से और बेहतर ढंग से और टू दी पॉइंट पढ़ाते तो आज पूरे भारत के स्टूडेंट्स अंग्रेजी में क्वालिफाई करने के लिए नहीं तड़पते। आपने देखा होगा कि बैंक की क्वालिफाइंग मार्क्स 3-3 नंबर भी होती है, 5-5 नंबर भी होती है। कभी बैंक 20-25 नंबर अगर कट ऑफ अपना बढ़ा दे तो पूरे भारत के बैंक में ताला बंद हो जाएंगे और कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ये 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, ये अंग्रेजी का कट ऑफ रखना, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है पूरे भारत के लिए। 2010 में यूनाइटेड बैंक पीओ 50 क्वेश्चंस में सिर्फ अपनी इंग्लिश की कट ऑफ को 1 नंबर रखा। क्या यह दुर्भाग्य नहीं है कि आप एक ब्रांच का मैनेजर बनने जा रहे हैं और आप 1 नंबर भी नहीं ला पाते? और इसमें भी किसी खास स्टेट्स के स्टूडेंट्स नहीं होते, इसमें तो पूरे इंडिया की मार्किंग एक होती है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें बैठते हैं और बावजूद पूरे इंडिया में ये 3 नंबर और 5 नंबर के लिए स्टूडेंट्स तड़प रहे हैं। और स्टूडेंट्स की संख्या 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख अपियर होती है और अपियर होने के बाद 15-20 लाख में ये 3 नंबर वाले भी नहीं मिलते, 5 नंबर वाले भी बहुत कम मिलते हैं। ये बड़ी विडंबना है, बड़े दुख है। इसलिए इन बड़े बड़े होर्डिंग्स से क्या फायदा जब पूरा इंडिया अंग्रेजी को लेकर तड़प रहा है। और ये तड़पने के पीछे रीजन एकमात्र यही है कि जिस प्रकार की अप्रोच एक टीचरों के द्वारा होनी चाहिए और जिन रूल्स पर फोकस करनी चाहिए और उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सवाल को 3, 4, 5 सेकंड के अंदर बना सकें, ये नहीं बताया जाता। और इस वजह से आज पूरे भारत अंग्रेजी को लेकर तड़प रहा है। तो उन टीचरों से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं और एक रिक्वेस्ट भी है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बिनाइन रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने ट्रेंड को चेंज कर दें और आप जितने भी ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशंस अनावश्यक थे अब उसे रीडिफाइन कर लें और पैटर्न को भी बदल लें। तो आए अब इसी पर हमारी चर्चा विस्तार से कर रहा हूं कॉमन एरर के ऊपर। सबसे पहले कॉमन एरर्स के संबंध में क्या मिसकंसेप्शंस हमारे और आपके दिमाग में है, पहली चर्चा इसी पर कर ले। मैंने भी अपने क्लास के दौरान देखा है, बहुत जगह मैंने क्लास भी लिया, इंडिया के हर कोने में भी मैंने यही चीज नोटिस किया। जैसे ही आप एरर के प्रश्न स्टूडेंट्स को दें तो सारे लगभग, किन्हीं अपवाद को छोड़ दें तो लगभग स्टूडेंट्स कॉमन एरर्स के अंतर्गत टफ एरर्स खोजना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपकी मिसकंसेप्शंस है, आपकी गलत अवधारणा है। एग्जाम्स ने भी अपना हेडिंग कॉमन एरर्स रखा है या स्पॉटिंग एरर्स रखा है और इन स्पॉटिंग एरर्स में एग्जाम के क्वेश्चंस काफी इजी नेचर के होते हैं और हम और आप क्वेश्चन के पैटर्न को अपने तरफ से उलटकर उसे टफ नेचर का बनाकर उस सेगमेंट पर फोकस करना प्रारंभ कर देते हैं जो सेगमेंट वास्तव में आपके समझ के बाहर है या जो सेगमेंट कंपैरेटिवली टफर है। तो सबसे पहला अवधारणा अपने दिमाग का स्पष्ट कर ले कि आज से जितने भी एग्जाम्स के सवाल बनाएंगे या मान लिया जाए कि सीजीएल आप दे रहे हो तो सीजीएल के 20 क्वेश्चंस मेन में आते हैं, पीटी में 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस को नेचर वाइज भी अलग किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए तो मेरे विचार से ये 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चंस के नेचर काफी इजी होते हैं
और 4 या 5 क्वेश्चंस भी टिकलिश नेचर के होते हैं, ये भी आसान ही होते हैं, जिनके लिए आपके बैकग्राउंड इन 15-20 वाले भी इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि कॉमन एरर को कॉमन एरर्स ही रहने दें, टफ एरर्स और टफ मिस्टेक्स मत बनाएं, क्योंकि कॉमन मैन किसे कहते हैं? जो आदमी झुग्गी और झोपड़ी में रहने वाला होता है, उसे महलों में रहने वाले को कॉमन मैन नहीं कहते। ये पहली अवधारणा थी। अब इसी अवधारणा को हम अब आगे बढ़ाएं। कॉमन एरर से संबंधित प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना आपके लिए निहायत आवश्यक होगी। इसलिए आवश्यक होगी क्योंकि जब तक इस बात की जानकारी आपके पास नहीं होगी कि किन किन सेगमेंट्स को मजबूत करना है, किन किन सेगमेंट्स पर फोकस बढ़ाना है, तभी आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले जब टाइप्स को हम और आप चलेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे, तो एक बार चर्चा में टाइप्स के ऊपर चलने से पहले कर दूं कि कॉमन एरर के प्रश्न को यदि हम और आप टाइप्स में बांटना चाहें तो कॉमन एरर के प्रश्न का टाइप कैसा होगा, तो ये कुल मिलाकर इसे आप 5 टाइप्स कर लें। अब तक के पैटर्न के अनुसार इसे 5 टाइप्स को कर लें। टाइप नंबर फर्स्ट का रिलेशन पूरी तरह से ग्रामर पर ही होगी। टाइप नंबर दूसरी जो पहले बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में आती थी, जिसमें ग्रामर भी आपको चेक करने हैं, और ग्रामर के साथ साथ उस सेंटेंस में यदि कोई वर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो या फिर स्पेलिंग के दृष्टिकोण से इनकरेक्ट हो या फिर मीनिंग के दृष्टिकोण से इनअप्रोप्रिएट हो, ये तीनों बात इसमें जांचना है। ग्रामर भी जांचना है, वर्ड हो सकता है कि स्पेलिंग करेक्ट हो लेकिन इनअप्रोप्रिएट भी हो, वर्ड हो सकता है कि स्पेलिंग के दृष्टिकोण से गलत हो, ग्रामेटिकली सही हो, तो ये भी जांचना है। तीसरा, जो आज के सेक्शंस को लिया जाए और ये बैंक पीओ को लिया जाए या बैंक क्लर्क को लिया जाए, तो आप देखेंगे कि बैंक में इसी ग्रामर को चेंज करके थोड़ा एडवांस बनाने की कोशिश में 5 सेक्शन में 2-2, 3-3 सेक्शंस में एरर चेक करने के लिए कहा गया। अर्थात एक टाइप ऐसा भी है जो ग्रामर का ही टाइप है, किंतु आपको एक पार्ट में ग्रामर के मिस्टेक्स को नहीं चेक करने हैं, बल्कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में ग्रामर को चेक करना है। पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि कोई एक पार्ट ही रॉन्ग हो, पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि एक से ज़्यादा पार्ट रॉन्ग हो, और पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि दिया गया सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो। तीसरा के बाद जो चौथा सेगमेंट पर पहुंचेंगे, ये सेगमेंट वास्तव में थोड़ी कठिन है, और ये सेगमेंट है वर्ड का। कई बार आपने देखा होगा कि दिया गया पूरा सेंटेंस करेक्ट है, आपने 1 रीडिंग दिया, 2 रीडिंग दिया, और 2 रीडिंग देने के बाद भी आप पकड़ नहीं पाए, तो ऐसे प्रश्न में वर्ड के मिस्टेक्स की संभावना प्रबल हो जाती है। जिस प्रश्न में ग्रामर के मिस्टेक्स आपको 2 रीडिंग 3 रीडिंग के बाद भी नहीं मिलता हो, तो एक बार अपने स्पीड को स्लो कर लें। एक सजेशन भी इसके साथ साथ दे रहा हूं टाइप नंबर 4 पर, कि अपने स्पीड को थोड़ा धीमा कर लें, और धीमा करने के बाद ये चेक करते चलें, अपनी स्कैनिंग को ठीक रखें, ये जांचते चलें कि क्या पूरे सेक्शन में कोई एक वर्ड ऐसा है जो बाकी वर्ड से तुलनात्मक रूप से कठिन है। यदि हाँ, तो चांस होगी कि ये क्वेश्चन वर्ड के मिस्टेक पर आधारित हो। इसलिए एक सुझाव, एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक तरीका डेवलप करना जो मेरे विचार से गलत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातों पर उंगली उठाना भी आसान समझेंगे, लेकिन मेरा सुझाव उन लोगों के लिए खास कर है जिनकी अंग्रेजी खराब है, जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, और जो आज तक भी नहीं समझ पाए कि अंग्रेजी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। नंबर 5वें नंबर पर जो मिस्टेक होगी वो फ्रेज से भी संबंधित मिस्टेक्स पॉसिबल है,
और या कभी कभी मिस्टेक्स इडियम्स से भी हो सकती है। तो ये तो हमने टाइप्स बताया, लेकिन इन टाइप्स को यदि हम और आप शॉर्ट करना चाहें, कि इन टाइप्स को संक्षेप में बांट लेना चाहें कि एरर के प्रश्न को आखिर कितने टाइप्स का माना जाए, तो मेरे विचार से इन सभी टाइप्स को हम और आप केवल और केवल 3 टाइप्स में ला सकते हैं, 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। मिस्टेक्स बेस्ड ऑन ग्रामर, मिस्टेक्स बेस्ड ऑन वर्ड एंड मिस्टेक्स बेस्ड ऑन फ्रेजेस एंड idioms। ये 3 मिस्टेक्स आपके पास आएंगे। इसका मतलब है कि कॉमन एरर पर अपनी पकड़ मजबूत करना है, तो वर्ड भी साथ साथ अच्छी होनी चाहिए, वर्ड पावर भी, और idioms और फ्रेज की जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए। किंतु इस इडियम फ्रेज के संबंध में आपको एक जानकारी और दे दें, और वो खासकर एरर से रिलेटेड जानकारी। ये मत समझे कि मैं पर्टिकुलर इडियम्स और फ्रेज के बारे में आपकी जानकारी अभी दे रहा हूँ, अभी हमारी टॉपिक वो नहीं है। अभी हमारी टॉपिक है एरर से संबंधित इडियम्स और फ्रेज के क्वेश्चंस। जब भी आप एरर्स आपके फ्रेज पर आएंगे, आपके इडियम्स पर आएंगे, तो आप अक्सर नोटिस करेंगे फ्रेज में तो गलत फ्रेज रहेगा, और गलत फ्रेज में खास करके कौन सा पार्ट गलत होगा, तो प्रीपोजिशन का पार्ट गलत होगा। आपको यह जानकारी होगी कि फ्रेज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसे क्लियर कर दें कि फ्रेज के लिए 2 अलग अलग शर्त होनी चाहिए। पहला, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन को भी, मेन वर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को, जो एक मीनिंगफुल अर्थ दे, को भी फ्रेज बोल सकते हैं। और मेन वर्ब प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को भी आप फ्रेज बोल सकते हैं। लेकिन मेन वर्ब प्लस सभी एडवर्ब फ्रेज नहीं होंगे। मेन वर्ब प्लस कुछ खास एडवर्ब्स ही फ्रेज का काम करेंगे। जैसे ये वर्ड हमने लिखा कीप अप, कीप बराबर मेन वर्ब, अप बराबर प्रीपोजिशन, ये दोनों एक साथ इंटीग्रेट होकर ये रूप लिया फ्रेज का, और इसे फ्रेज कह सकते हैं। हमने शॉर्ट में पीएच रखा है फ्रेज के लिए। जैसे दूसरा मैं लिख रहा हूं सेट, सेट मेन वर्ब, फिर एसाइड, ये एसाइड बराबर प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि एसाइड बराबर एडवर्ब है, और मेन वर्ब और एडवर्ब के इस कॉम्बिनेशन का नाम भी हम और आप फ्रेज बोलेंगे। इसलिए दोबारा ये ध्यान में रख लें कि मेन वर्ब प्लस सभी एडवर्ब्स फ्रेज नहीं होते, मेन वर्ब प्लस कुछ एडवर्ब ही फ्रेज होते हैं। तो एक चर्चा थी कि फ्रेज कहते किसको है और मिस्टेक्स कैसे देगा। तो फ्रेज वाले प्रश्न में मेन वर्ब को सही रखेगा, लेकिन प्रीपोजिशन वाले पार्ट को वो चेंज कर देगा। जैसे कीप के साथ अप होना चाहिए तो कीप के साथ इन दे देगा, गो के साथ ऑन होना चाहिए तो गो के साथ टू दे देगा। तो इस तरह के मिस्टेक्स फ्रेज में रहेंगे, मेन वर्ब में मिस्टेक नहीं रहेंगे। जो मिस्टेक होगा वो प्रीपोजिशनल मिस्टेक होगी। इडियम्स के संदर्भ में जब आप इडियम्स रटते हो किसी भी, खास करके एसएससी के लिए, तो आपको क्या ध्यान में देना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स इडियम लिया और प्रीवियस ईयर्स का इडियम्स जितना भी था वो रट लिया, और भी कोई किताब में इडियम्स मिला उस इडियम्स को भी उन्होंने याद कर लिया। लेकिन याद करते समय उनकी आंखें और दिमाग, मेरे विचार से आंखें तो खुली रहती है, उनकी दिमाग बंद रहती है। तो आज से अपनी दिमाग को भी खोल लें और अपनी आंख को भी खोल दें कि इडियम रटते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इडियम्स पर जो मिस्टेक्स संभावित होते हैं वो कैसे मिस्टेक्स होते हैं ये मैं बता दूं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी इडियम्स में ए का प्रयोग किया गया है, कई बार देखा होगा किसी इडियम्स में एन का प्रयोग किया गया है, कई बार देखा होगा किसी इडियम्स में द का प्रयोग किया गया है, और कई बार ऐसा भी देखा होगा कि किसी भी इडियम में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं है।
पहला मिस्टेक्स की संभावना इडियम्स में यही है कि जिस इडियम्स में ए का प्रयोग होगा उस इडियम्स में एग्जामिनर द को लगा देगा, या जिसमें द का प्रयोग होना चाहिए उसमें एग्जामिनर ए को या एन को लगा देगा, या जिसमें आर्टिकल का प्रयोग किया गया है उस इडियम में आर्टिकल को ही वो इलोप कर देगा, हटा देगा। तो इडियम से संबंधित ये मिस्टेक्स थी पहला। और सलाह भी है कि अब जब भी इडियम्स याद करें तो अपनी आंखें खोल कर रखें, अपने दिमाग खोल कर रखें और इडियम्स रटते समय इस बात की पूरी ध्यान रखें कि इस इडियम्स में आर्टिकल है या नहीं, और आर्टिकल है भी तो कौन सा आर्टिकल है, ए है, एन है या द है। दूसरी जो इडियम से संभावित मिस्टेक्स होती है वो दूसरी मिस्टेक है, वो ऐसी है कि कई इडियम्स आपने देखा होगा नेचर में सिंगुलर होंगे और कई इडियम्स नेचर में प्लुरल होंगे। मिस्टेक्स क्या देगी? जो इडियम प्लुरल हैं वास्तव में डिक्शनरी में उन्हें सिंगुलर बनाकर, और जो इडियम सिंगुलर हैं उन्हें प्लुरल में कन्वर्ट करके। तो फिर सजेशन यही है कि इडियम को याद करते समय आप ये ध्यान में रख लें कि जिस इडियम को आपने याद किया वो इडियम सिंगुलर है या प्लुरल, उस इडियम में आर्टिकल है या नहीं। यही मिस्टेक्स इडियम से संबंधित एरर्स में आते हैं, इसके अलावा और नहीं। अब हमने टाइप्स की चर्चा कर दी, आए कुछ सवालों के नमूने को देखें। और ये वैसे प्रश्न हैं, ताजे ताजे प्रश्न हैं जो मैं 2018 फरवरी में सीजीएल मेन का जो एग्ज़ाम हुआ उससे लिया। तो एक बार हमारा आप आ जाए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आने के पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, थोड़ा पीछे लेकर के जाना चाहूँगा कि एरर्स से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं या इम्प्रूवमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न दो स्तर पर हल होते हैं, या इसे यूं कहा जाए कि एरर्स और इम्प्रूवमेंट के लगभग प्रश्न 2 टियर प्रोसेसेस के आधार पर हल किया जाता है। अर्थात हमेशा अब अपने कोई भी एरर्स को भी आपने बना दिया या एरर्स आपके एरर्स को किसी टीचर ने भी बता दिया, तो निश्चित तौर पर वो टीचर भी एक एरर के प्रश्न को 2 स्तर से गुजारे होंगे, और आपने भी यदि किसी प्रश्न का सही समाधान किया, किसी एरर को सही पकड़ा, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में भी ये 2 प्रोसेसेस चली, भले आपने अब तक नोटिस नहीं किया, भले आपने अब तक ध्यान नहीं रखा। ये प्रोसेस कौन कौन है? तो इस प्रोसेस को हम और आप टियर 1 बांट लें, पहला प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम आप नाम रख दें टियर 2। तो आज से जब भी एरर बनाएं, घर पर प्रैक्टिस के लिए ये मैं सजेशन दे रहा हूं, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में ये सारी प्रक्रियाएं ऑटोमेटिक हो जाएगी, और चूंकि मैंने कहा कि 5 सेकंड के अंदर 2, 3, 5 सेकंड के अंदर सवाल बनाने हैं, यदि बना पाते हैं तो आपकी ग्रामर पर पकड़ अच्छी है, आप रूल्स लगाने में, रूल्स को अप्लाई करने में आप अच्छे हैं, आपकी कमांड है, और नहीं कर पाते तो इसका मतलब कि आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है, आप रूल अप्लाई नहीं कर पाते। आ जाए फिर प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है? तो टियर 1 प्रोसेस है जिसे मैं रीजनिंग के सेक्शन से बोलूंगा कि ये कुल मिलाकर कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया है। कोडिंग डिकोडिंग प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन से लेखक देता है या एग्जामिनर्स आपके सामने रखता है, तो एग्जामिनर्स कभी भी आपको ये नहीं बताता कि हमने ये प्रश्न नाउन टॉपिक का दिया, कि वर्ब टॉपिक का दिया, कि एडजेक्टिव टॉपिक का दिया, या एडवर्ब टॉपिक का दिया, या इसी प्रकार किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का दिया। अर्थात लेखक ने ये कोड दिया कि हमने किस टॉपिक का मिस्टेक रखा है, ये कोड एग्जामिनर जानता है, और इसके कोड को तोड़ने की प्रक्रिया ही बोली जाएगी डिकोडिंग। अर्थात क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये दिमाग में स्ट्राइक करवा देना कि ये क्वेश्चन इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है,
और फिर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित नियम को लगाना ही इन दोनों प्रोसेस का निचोड़ है। तो पहला प्रोसेस हमारा रहेगा कोडिंग बनाम डिकोडिंग। इस प्रक्रिया में आपको महारत हासिल करनी होगी और जैसे ही कोड को आप डिकोड कर लेंगे तो सवाल आपके लिए, बड़े बड़े सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे और आप इस सवाल को काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे और आपको इस बात की फिर धीरे धीरे खुशी होगी कि आपकी अंग्रेजी का अब जो रूप है वो बेहतर की ओर जा रहा है और पहले का रूप था वो गलत की ओर जा रहा था, वो उल्टा दिशा में जा रहा था। अब आपकी जो दिशा है और दशा है वो दोनों सही हो जाएगी। पहली प्रक्रिया से गुजर लिया, कोडिंग डिकोडिंग। दोबारा रिमाइंड करा दूं कि कोडिंग का मतलब कि 2 लाइन का सेंटेंस हो, 3 लाइन का सेंटेंस हो, इस तीनों लाइन के सेंटेंस के एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना या पता लगाना ही डिकोडिंग की प्रक्रिया कहलाएगी। और जैसे ही आप एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेंगे तब उसके बाद प्रोसेस नंबर 2 है अप्लाइंग द रिलेटेड रूल्स, और तब उससे संबंधित जो रूल्स है उसको अप्लाई आप कर पाएंगे। इस लिखा अप्लाइंग द रिलेटेड रूल्स। तो अब आज के बाद से ये घर पर प्रैक्टिस की एक सलाह है कि आप जब भी अभ्यास करें तो एरर को आप इसी प्रकार से करें। आप कोड को डिकोड करने की कोशिश करें, एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करें, एक एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता करने की आदत डेवलप कर लें। और जिस दिन ये आदत आप डेवलप कर लेंगे उस दिन केवल ग्रामर का ही सेक्शन नहीं सुधरेगा, उस दिन आप क्लोज टेस्ट को भी आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। उस दिन PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट के जो शॉर्ट टाइप के प्रश्न है वो भी हल कर लेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स खास करके सवाल वर्ड पर आधारित होंगे वो भी आप हल कर पाएंगे। तो इन प्रक्रिया को हमने देखा संक्षेप में। आए आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन के नेचर से भी हम आप वाकिफ हो जाएं। इन्हीं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो मैंने चर्चा की, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहले मैं वही काम करूंगा कि इन क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करूंगा और डिकोड के बाद ही इनसे संबंधित रूल्स को मैं अप्लाई करूंगा। यही अभ्यास आज से आप करें और पूरे ग्रामर के पैटर्न को आप चेंज कर दें और जितने भी टीचरों के द्वारा अब तक आपने ग्रामर पढ़ा उन सभी ग्रामर को बकवास साबित करते चले। आए सबसे पहले कुछ वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दूं। जैसे इस पार्ट को ले ले, आप में से सब आदमी समझते होंगे कि यह एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बगल में यह वर्ब का दूसरा फॉर्म है, अर्थात वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ये आप देख रहे होंगे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ये ट्रेल आर्टिकल प्लस ये ट्रेल जो वर्ड है, ये वर्ड ये नाउन है। और सुन आफ्टर ये पूरे को एक साथ यदि कर लिया जाए तो टाइम का बोध कराने वाला टर्म है और जितने भी टाइम्स का बोध कराने वाला समय सूचक शब्द होते हैं वो सारे एडवर्ब्स होते हैं। तो हमने क्या किया कि एक हिसाब से लेखक के कोड को डिकोड किया। ये मैं सिखा रहा हूं कि कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया किसको कहते हैं। सबसे पहले तो लेखक ने क्वेश्चन दिया, आपको बताया नहीं कि हमने इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे, अर्थात उसने क्वेश्चन को कोड के रूप में दिया। आपने रीजनिंग में भी देखा होगा कि इन शब्द को किसी कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है तो किसी दूसरे शब्द को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए भी हम पहले शब्द के कोड को डिकोड कर लेते हैं और तब दूसरे शब्द को हम उसी अनुरूप भी डिकोड करते हैं या उसी अनुरूप हम ढालते हैं। यहाँ भी यही हमने किया कि सबसे पहले लेखक के द्वारा रखे गए वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने डिकोड कर लिया या पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी मैंने हासिल कर लिया। अब जैसे ही हासिल किया तो इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का एक कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। इसे अलग हम आप छांट लें तो इस जगह पर पिक्ड और ऑन को अलग निकाल लें और पिक्ड ऑन को अलग निकालेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर एक फ्रेज का रूप लिया और इस स्थान पर ये पिक्ड ऑन वर्ड गलत है। ये होना चाहिए था पिक्ड अप द ट्रेल सुन आफ्टर, उसके पीछे वो लगा या चला। ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
जिसका पार्ट नंबर 2 गलत था, ऑन को अप से रिप्लेस कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। अगला, ये दोबारा रिमाइंड कर दूं कि ये क्वेश्चन हमने फरवरी 2018 सीजीएल मेन का लिया है और आज मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके पास रखूंगा ये सारे क्वेश्चंस फरवरी 2018 सीजीएल के अलग अलग डेट्स के क्वेश्चंस होंगे। आप ऑथेंटिसिटी के लिए आप सवाल देख सकते हैं, मिला सकते हैं और ये साबित करने के लिए ही मैंने करंट लिया, मैंने बहुत पहले का नहीं लिया, ताकि आप अपने गेम प्लान को चेंज कर लें, आप अपने तैयारी के तरीके को चेंज कर लें, आप ग्रामर को किस दिशा में ले जा रहे हैं जबकि चलना किस दिशा में चाहिए था ये सोच लें, बदल लें, चेंज कर लें। आए आप इसको भी चलें। ये हमारे पास 3 टर्म्स रखा हुआ है। इन 3 टर्म्स में ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स एक साथ मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस सवाल में। भले आपकी नज़र में इंटरनेट नाउन हो, सर्विस नाउन हो, प्रोवाइडर्स नाउन हो, लेकिन इस सेंटेंस में ये दोनों वर्ड का फंक्शन है एडजेक्टिव के रूप में और जो प्रोवाइडर्स है ये वर्ड है नाउन। हमने पीछे वाला को एडजेक्टिव पहले वाला को क्यों मान लिया, बाद वाला को नाउन क्यों माना? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी टर्म एडजेक्टिव होती है वो हिंदी में कैसा का उत्तर देती है। कैसा प्रोवाइडर है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसलिए हमने इसे एडजेक्टिव माना, इसे नाउन माना। शुड बराबर आप समझते होंगे मॉडल वर्ब, और ये जानकारी आपके पास होगी कि मॉडल वर्ब का तुरंत पड़ोसी सिर्फ और सिर्फ V1 होता है और बाकी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं। अस बराबर आप समझ रहे होंगे ऑब्जेक्टिव केस है वी का, और ये भी जानकारी होगा कि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अस बराबर ऑब्जेक्ट है। विथ ओपन नेटवर्क्स रखा हुआ है जिसमें ये प्रीपोजिशन भी आप समझ रहे होंगे। ओपन एडजेक्टिव हुआ, नेटवर्क नाउन हुआ और फिर शुड एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करता है। शुड बराबर फिर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद या शुड नॉट के बाद ये ब्लॉक बराबर फिर V1 है और डिस्क्रिमिनेट वर्ड तो V1 रखा हुआ है, लेकिन आगे के बारे में बता दें तब एरर पर आवे। ये V1 रखा गया आपके पास डिस्क्रिमिनेट, इसे मैं स्टार कर दूं क्योंकि इस पर मुझे चर्चा करनी है। उसके बाद एनी का प्रयोग आप देख रहे होंगे और ये जानते होंगे कि सेंटेंस जब निगेटिव हो या सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो एनी का प्रयोग करना चाहिए। एनी का पड़ोसी नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और के पहले चूंकि नाउन है इसलिए और से जुड़ा हुआ टर्म भी हमारा नाउन रहेगा। दैट बराबर इस जगह रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, और कंटेंट चूंकि सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कैसा होना चाहिए तो एंटीसीडेंट के अनुसार होना चाहिए, तो ये भी रखा हुआ है। ये राइट्स बराबर वर्ब है, अपने साथ ये प्रीपोजिशन ओवर लेता है और तब इसके बाद दोज नेटवर्क्स रखा हुआ है। ये दोज इस स्थान पर एडजेक्टिव का काम किया और ये नेटवर्क्स हमारे लिए नाउन का काम किया। ये भी जानकारी होगा कि दीज और दोज के बाद नाउन हमेशा प्लुरल रखे जाते हैं। तो एक नज़र हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पर डाला। इस प्रश्न में ग्रामर के दृष्टिकोण से कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो हमने एक सजेशन दिया कि जब ग्रामर के दृष्टिकोण से कोई मिस्टेक्स आपको नहीं मिलता हो तो आप क्या करें, एक बार अपने स्पीड को कम कर लें और कम करने के बाद आप ये गौर कर लें कि जितने भी जिस सेंटेंस को आपने पढ़ा और उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से क्या कोई वर्ड कठिन नेचर का है बाकी के तुलना में। तुलनात्मक रूप से आपके दिमाग से नहीं बल्कि इन प्रयोग किए गए वर्ड में कोई वर्ड कठिन है जिसके मीनिंग शायद आप कम जानते हो, कम सुने हो, तो चांस बनेगी कि ये वर्ड आपका रॉन्ग हो। इसलिए हम एक बार दोबारा मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ये 100% गारंटी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये संभावना होगी, इसलिए आप इस पर उंगली मत उठाएं कि हमने आपको कोई गलत रूल बताया। ये संभावना होगी और मैं उनके लिए बोलूँगा कि रिस्क लें, आप ऐसा करें, आप ऐसा अभ्यास कर लें और अभ्यास करके अपने लॉजिक को तगड़ा कर लें, ठीक कर लें, ताकि आपका रिस्क
100% सही में कन्वर्ट हो जाए और वो रिस्क आपके लिए सेफ जोन में लेकर जाने का काम करे। यहाँ पर जो वर्ड डिस्क्रिमिनेट है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए था, इस जगह होना चाहिए था डिफ्रेंशिएट। तो ये 2 क्वेश्चन आपने देखा। ये नेचर बताना चाहा कि जो पहला क्वेश्चन था वो फ्रेज पर आधारित था, अर्थात रॉन्ग फ्रेज यूज किया हुआ था, और दूसरा जो क्वेश्चन हमने आपने बनाया ये रॉन्ग वर्ड पर आधारित था। तो ये नेचर रहेगी, ये नेचर रहती है क्वेश्चन की। आगे आज मैं थोड़ा आगे चलूंगा। बिना रूल और रेगुलेशन को बताए हुए एक बार मैं ओवरव्यू रखना चाहता हूं एरर के ऊपर विशेष रूप से, और इन ओवरव्यूज में मैंने केवल 2018 सीजीएल का क्वेश्चन लिया, अर्थात फरवरी 18 में होने वाले क्वेश्चंस को ही रखा, ताकि आप ये समझ लें और आपका विश्वास भी पुख्ता हो जाए कि वास्तव में एरर आसान होते हैं, जबकि अब तक एरर के बारे में आपकी जो अवधारणा थी कि एरर के प्रश्न काफी टफ होते हैं और आप उस पार्ट में आंसर खोजना स्टार्ट कर देते थे जिस पार्ट को आप समझ कम पाते हो, जो आपके समझ से परे हो। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन को लिया जाए। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया और ये हमारा अब सेगमेंट जो शुरू है, तो मैं एक एक को करूंगा और फिर एक शॉर्ट तरीके पर भी चलूंगा कि कम नियम को जानकर हम और आप कैसे प्रश्न को आसानी से क्रैक करते हैं। ये फिर आपको बता दूं कि आप देखना चाहें तो आप 2 फरवरी 2018 में सीजीएल मेन का एग्जाम हुआ। 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और शायद 9 मार्च। डेट थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, लेकिन इतने डेट्स में संभवतः एग्जाम्स इसके सीजीएल मेन के हुए हैं और उन्हीं में से ये किन्हीं न किन्हीं डेट का क्वेश्चंस है। ये दिखा देना चाहता हूं कि लगभग क्वेश्चन का नेचर काफी आसान होता है और आज से ये मान लें कि एरर आपके ब्रेन का धोखा नहीं है, एरर आपके आंख का धोखा है। और एरर के इतने आसान सेगमेंट को और एरर के इतने आसान स्तर को आपको जानने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है ट्रेंड को और माइंडसेट को चेंज करने की और पुराने बकवास तरीकों को छोड़ने की। तो सवाल एक बार फिर देख ले। आवर बराबर ये टर्म का नाम है पोसेसिव एडजेक्टिव। मैं एक एक वर्ड को डिकोड कर देता हूं इस जगह पर। इस जगह जो थॉट वर्ड है, आपके नजर में लगा होगा कि थॉट वर्ड बराबर थिंक का पास्ट टेंस है तो वास्तव में थिंक का पास्ट टेंस, लेकिन ये थॉट बराबर नाउन है। और नाउन कैसे है? तो किसी भी पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आप वर्ब नहीं रख सकते, आप नाउन रख सकते हैं या एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ रख सकते हैं। नाउन भी कैसा रखा एग्जाम ने? तो नाउन रखा सिंगुलर, क्योंकि नाउन के अंत में एस नहीं है। हैव बराबर कौन सा चीज है? तो ऑक्सिलियरी वर्ब है। और कैसा ऑक्सिलियरी वर्ब है हैव? तो प्लुरल है। छोटा रूल आप जानते होंगे कि जब सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा रखना चाहिए? सिंगुलर। तो क्या इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ग्रामर की आवश्यकता है? नहीं, बस अलर्ट होने की आवश्यकता है, स्कैनिंग पावर आपकी अच्छी होने की आवश्यकता है, कैलकुलेशन आपकी बेहतर होने की आवश्यकता है और बहुत छोटे छोटे फंडा क्लियर होने की आवश्यकता है। तो इस जगह पर होना क्या चाहिए था? हैव को चेंज करके रखना चाहिए था हैज। बाकी यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ना है तो मैं तोड़ते चलूं। इस जगह पर डायरेक्ट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, इस जगह पर इम्पैक्ट वर्ड नाउन है और इम्पैक्ट बराबर असर काउंटेबल और सिंगुलर है, इस वजह से इस जगह आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। हमेशा देखते होंगे कि इम्पैक्ट ऑन और अपॉन लेता है, तो वो भी रखा गया। आवर बॉडी के बाद ये फिर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ये टर्म कौन सा चीज बना? नाउन। एंड हेंस, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है और हेंस एक कंक्लूजन सूचक रिजल्ट सूचक वर्ड भी है। और फिर इस जगह रखा हुआ है दे बराबर प्रोनाउन, क्रूशियली बराबर एडवर्ब, अफेक्ट बराबर वर्ब का पहला। ये वर्ब का पहला इसलिए रखा गया क्योंकि दे प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल है और प्लुरल के लिए रखा गया।
और एडवर्ब के पोजीशंस के बारे में भी आपको जानकारी होगी कि अक्सर एडवर्ब का पोजीशन मेन वर्ब के पहले होना चाहिए, किंतु कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके पोजीशंस मेन वर्ब के बाद भी होते हैं। अभी उस पर चर्चा बाद में होगी। आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, इस जगह फिर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद अब की बार जो ये टर्म रखा गया, ये टर्म एडजेक्टिव है। अब ऊपर वाला से एक बार नीचे वाला को मिला लें। मैंने ऊपर में कहा कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद एक व्यक्ति को नाउन रखना चाहिए, या पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद एक व्यक्ति को एडजेक्टिव और नाउन दोनों रखना चाहिए, किंतु पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद एक व्यक्ति को एडजेक्टिव नहीं रखना चाहिए, एडवर्ब नहीं रखना चाहिए। अब क्या ये पार्ट नंबर 3 में इमोशनल रखना, जिसका नाम हमने एडजेक्टिव रखा, गलत है? नहीं। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। आप देख रहे होंगे कि इधर भी एडजेक्टिव है और इधर भी एडजेक्टिव है। एल एंडिंग एडजेक्टिव का एंडिंग है। हाँ, कुछ एल एंडिंग नाउन के भी एंडिंग होते हैं, लेकिन ये एंडिंग कब होते हैं? जब वर्ब के अंत में एल लगते हैं तब। जैसे वर्ड अराइव हमने कहा, अराइव बराबर वर्ब है, अराइव में एल लगाया अराइवल, तब वो टर्म नाउन बना। ये वर्ड हमारे पास इमोशन नाउन था, नाउन में एल लगा करके एडजेक्टिव बनाया गया। और वेलबींग जो हाइफेनेटेड रखा हुआ है, ये रियल में ये काम कर रहा है इस तरफ नाउन का, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है और इस तरह से और इस वजह से एडजेक्टिव अक्सर नाउन के पहले भी आता है, पहले ही आता है। हाँ, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका प्रयोग आपने जाना होगा, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अभी हमारे चर्चा का विषय वो नहीं है। ये रखा वेलबींग टू, TOO वर्ड एडवर्ब का भी काम कर सकता है और एडवर्ब को नाउन के अंत में भी रख सकते हैं, वाक्य के अंत में भी रख सकते हैं। तो ये बताने का हमारा तरीका क्या था, या क्यों ऐसा कहा कि जब भी आप इरर बनाएं तो प्रत्येक इरर के सेगमेंट को तोड़ दें। मैं भूल गया था इस चीज की चर्चा कर दूं कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद ये इमोशनल क्यों सही है। जैसे ही आप देख रहे होंगे, इस सवाल को मैं मैथ की तरह ऐसे आपको समझा दूं कि एक तरफ इमोशनल आपके पास लिखा हुआ है और फिर दूसरी तरफ फिजिकल लिखा हुआ है। फिजिकल के बाद आप वेलबींग देख रहे होंगे। वास्तव में ये वेलबींग को मैं कोस्ट के पहले ला रहा हूं और आप में से सभी लोगों की मैथ्स अच्छी होगी। अब आप गुना कर लें। इसका मतलब यही है कि ये लेखक लिखना चाह रहा था इमोशनल वेलबींग प्लस फिजिकल वेलबींग, लेकिन ग्रामर का रूल है कि जब एक ही नाउन को दो अलग अलग एडजेक्टिव के साथ लगाना हो या रखना हो तो यह नाउन सिर्फ बाद वाले के साथ लगना चाहिए, पहले वाले के साथ लोप कर देना चाहिए। इसलिए ये क्यों सही हुआ ये आप समझ गए होंगे कि इसके बाद भी वेलबींग लिखा हुआ है, लेकिन ग्रामर के रूल को ध्यान में रखने के कारण इस जगह से वेलबींग हटा दिया गया और ये वेलबींग को लाया गया बाद में, क्योंकि इस एडजेक्टिव के बाद भी वेलबींग है और इस फिजिकल के बाद वेलबींग है। तो मैथ की तरह वेलबींग को कॉमन ले लिया गया और ग्रामर के नियम मैथ की तरह, मैथ में तो पहले ले लेते हैं लेकिन अंग्रेजी में कॉमन लेने के बाद ये बाद वाले एडजेक्टिव के बाद लगता है। इसलिए ये देख रहे होंगे कि ये मिस्टेक कितना सिंपल था और इसके लिए बड़ी आवश्यक नहीं है। लेकिन आज से जब भी आप ग्रामर पढ़ें तो एक एक टर्म को तोड़ते हुए पढ़ें। और मैं एक और मंत्र सिखाऊंगा कि शॉर्ट में, जिसका नाम मैं अपने क्लास में DND रखता हूं, डू नॉट डिस्टर्ब। और जितने भी मेथड्स की चर्चा करूंगा, ये दावा है कि ये मैं पहला इंसान हूं इस पूरे भारत में जो अब तक ऐसे नियमों का गंध लगाऊंगा जिसकी गंध आपको अब तक नहीं लगी, न मैगजीन, न किताब, न टीचर के द्वारा। ये पहली बार गंध लगेगी। हाँ, मैं कुछ नया नहीं करूंगा। जो रूल्स और रेगुलेशंस उपलब्ध हैं उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को मैं दूसरे तरीके से परोसूंगा और आपको लगेगा कि वास्तव में अंग्रेजी अब काफी आसान हो गया। आए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें
और ये सारे क्वेश्चन केवल मैं दिखा रहा हूं कि कैसा नेचर है, आप कैसी तैयारी आपको करनी चाहिए। जैसे ये देख रहे होंगे, पार्ट ऑफ व्हाट ए मैन लर्न्स, इस जगह पार्ट बराबर नाउन है। व्हाट वर्ड इस स्थान पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन इसलिए बोला क्योंकि इस जगह पर एक क्लॉज लिया हुआ है। मैन बराबर नाउन है और लंस बराबर वर्ब का पांचवा है। मैन सिंगुलर है इसलिए लंस भी सिंगुलर रखा गया है। और फिर आप देख रहे होंगे कि इस मेन वर्ब के बाद मॉडल वर्ब रखा गया। तो ऐसे छोटे छोटे फंडा को क्लियर कर ले। अक्सर हमने आपने पढ़ा या जानकारी होगी कि मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब रखते हैं और मेन वर्ब का कैसा फॉर्म रखते हैं, तो पहला फॉर्म रखते हैं। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा क्यों रखा गया कि मेन वर्ब पहले और मॉडल वर्ब बाद में? क्या यह गलत है? नहीं, इसका मतलब यही है कि यह मेन वर्ब तो मैन के लिए आया, लेकिन यह मॉडल वर्ब इस मैन के पहले प्रयोग किए गए नाउन के लिए आया। और कभी जब भी आप देख लें कि एक मेन वर्ब के बाद कोई दूसरा मॉडल वर्ब रखा गया, एक मेन वर्ब के बाद कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब रखा गया, तो इसका मतलब होगा कि जो मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब होगा वो अपने तुरंत पड़ोसी नाउन के लिए आएगा और बाद वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब या मेन वर्ब होगा वो किसी दूसरे नाउन के लिए आएगा। यहाँ ये विल बराबर ये पार्ट के लिए आया हुआ है। और चूंकि छोटी बात आप जानते होंगे कि मॉडल वर्ब का पड़ोसी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए? मेन वर्ब का पहला। और ये एग्जाम आप देख रहे होंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे हुए हैं? ABLE बराबर एडजेक्टिव। इसका मतलब कि ये पार्ट रॉन्ग है और होना क्या चाहिए? तो विल मेजर होना चाहिए, मेजरेबल नहीं होना चाहिए और विल मेजर होना चाहिए। एज स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स, इस एज के बारे में आप अपने खुद धीरे धीरे ट्रेंड होते चलेंगे। एज कंजंक्शन भी बनेगा, एज एडवर्ब भी बनेगा। इस जगह पर ये बोला जाए तो एज एक एडवर्ब का भी काम कर रहा है क्योंकि इस जगह एडजेक्टिव है और ये टर्म नाउन है। एज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स वाइल अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स, ये वाइल बराबर कंजंक्शन हुआ और अनदर के बाद नाउन सिंगुलर होता है। नाउन सिंगुलर होने के बाद वर्ब भी सिंगुलर, और किसी भी वर्ब के बाद आप नाउन को चाहे रखना तो नाउन आप रख सकते हैं। यहाँ पर नाउन प्लूरल है। ये दूसरा क्वेश्चन आपने देखा। क्वेश्चन नंबर फिर आप देख लें, पीछे का बैकग्राउंड ले लें कि मॉडल वर्ब का पड़ोसी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो मेन वर्ब का पहला। इसमें आप देख लें मॉडल वर्ब रखा हुआ है और मॉडल वर्ब के बाद कैसा वर्ब रखा हुआ है? तो ये वर्ब का पांचवा रखा हुआ है। जबकि होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए था वर्ब का पहला, अर्थात दिस विल एक्सप्लेन होना चाहिए। तीसरे के बाद चौथा। ये सारे मैं क्वेश्चन से रख रहा हूं। शायद 120 क्वेश्चन है, यानी 6 डेट में सीजीएल मेन ने एग्जाम लिया, तो 120 क्वेश्चंस को तो मैं इस जगह नहीं रखूंगा। लेकिन यदि 120 क्वेश्चंस को रख लेंगे तो पूरा विश्वास है कि 110 क्वेश्चंस का नेचर काफी आसान है और 5 से 10 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन के बाद जो रिमेनिंग 10 हैं वो थोड़े टिकलिस होंगे, थोड़े बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। आप देखिए उस जगह पर एज काम किया किस चीज का? एडवर्ब का था, क्योंकि उसके बाद एडजेक्टिव फिर नाउन था। इस जगह पर एज काम किया कंजंक्शन का, क्योंकि कंजंक्शन का मतलब है कि जिसके बाद एक क्लॉज रखा जाए, एक वाक्य रखा जाए। इस जगह सेवरल के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है और जैसे ही नाउन प्लूरल होना चाहिए तो नाउन का पड़ोसी वर्ब भी कैसा होना चाहिए था? प्लूरल। जबकि ये वर्ब का फॉर्म कैसा रखा गया है? पांचवा। तो ये प्रश्न आपके पार्ट 1 गलत है और होना चाहिए एज सेवरल स्टडीज सो। ये दोबारा फिर कई बार आपको एक ही बात रिमाइंड करा रहा हूं कि ये प्रश्न भले 3 लाइन का हो लग रहा हो, भले बड़ा लग रहा हो और डर से आप नहीं बनाते हो, लेकिन कुल मिलाकर आंख का धोखा है, ये ब्रेन का धोखा नहीं है। सवाल नंबर 5वां देख लें, ऊपर से मैं चलूं। सर्विस प्रोवाइडर्स, इस जगह सर्विस टर्म तो सेपरेट डिक्शनरी में देखेंगे तो नाउन होगी, लेकिन इस जगह पर ये फंक्शन कर रही है, कार्य कर रही है एडजेक्टिव का
और प्रोवाइडर्स बराबर नाउन हो गया। कैसा प्रोवाइडर्स है? तो सर्विस प्रोवाइडर है। किसी भी नाउन के बाद आप मॉडल वर्ब भी रख सकते हैं, किसी भी नाउन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब भी रख सकते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद आप मेन वर्ब भी रख सकते हैं। मॉडल वर्ब में नॉट लगा दें या बिना नॉट का रखें, वर्ब हमेशा पहला रहेगा। स्टैंड बराबर V1 रखा। किसी भी वर्ब के बाद ये टर्म नाउन है और वर्ब के बाद नाउन का रखने का लगभग 9 तरीका होता है। इन तरीकों के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा आगे, जिसका हेडिंग में रखूंगा DND, डू नॉट डिस्टर्ब। इधर मैं बता दूं कि इस जगह पर कंज्यूमर में अपोस्ट्रोफेस क्यों लगाया गया, तो इसलिए लगाया गया कि एक्सेस वर्ड इस स्थान पर इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है और कंज्यूमर वर्ड भी अपने आप में नाउन है। और ग्रामर का नियम यही है कि दो नाउन को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसे नाउन्स को खास करके नहीं रखना चाहिए जिनका एडजेक्टिव फॉर्म भी यही हो। दो नाउन को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। हाँ, दो नाउन एक स्थान पर तभी पॉसिबल होगा जब इस नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म भी यही हो और नाउन फॉर्म भी यही हो। किंतु जिस नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म कोई दूसरा हो जाए तो इस दो नाउन को एक साथ नहीं रखना चाहिए। और दो नाउन को यदि एक साथ रखना है तो या तो आप अपोस्ट्रोफेस लगाइए या आप प्रीपोजिशन डालिए। यह अपोस्ट्रोफेस इसलिए लगाया गया क्योंकि दो नाउन एक साथ रखा गया था। एक्सेस टू कंटेंट, ये टू प्रीपोजिशन इस जगह है और कंटेंट बराबर भी नाउन है। शुड किसी भी मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ हैव का प्रयोग करना चाहिए, हैज हैड का नहीं। और ये भी जानते होंगे कि जब हैव हम और आप लेते हैं तो हैव के बाद हैव के बाद बीन लगाना चाहिए, हैव के बाद बीइंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मामूली सा मिस्टेक रखा गया है, जहाँ पर बीइंग लिखा गया है उसे चेंज करके होना चाहिए था बीन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। आप देख लें, मॉडर्न बराबर एडजेक्टिव, मेडिसिन्स बराबर नाउन। और ये नाउन कैसा रखा हुआ है? नाउन रखा गया है प्लूरल, और प्लूरल नाउन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए था? प्लूरल। और रखा कैसा गया? सिंगुलर। तो क्या करना चाहिए? हैज को बदल देना चाहिए हैव में, और सवाल इस प्रकार होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख लें। इस जगह आप देख रहे होंगे मच और बिलीव। कहना शायद ये चाह रहा हो लेखक कि बहुत लोग ऐसा विश्वास करते हैं, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। जैसे ही ये वर्ड बिलीव रखा तो ये बिलीव रखकर ये बताना लेखक चाहा कि हमने बिलीव बराबर वर्ब का पहला फॉर्म रखा है, और आपको इस वर्ब के पहला फॉर्म होने के कारण इसके पहले जिस किसी को भी रखेंगे वह वर्ड जो सब्जेक्ट का काम करेगा। और कैसा सब्जेक्ट होना चाहिए? तो यह सब्जेक्ट प्लूरल का सूचक होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि मच का प्रयोग इस जगह पर गलत है, क्योंकि मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल को मच को चेंज कर देना चाहिए मेनी में। क्वेश्चन नंबर और भी देख लें। Why is it that they can develop only a certain aspect of their? ये देयर के बारे में आप देख लें। थोड़ा सा टिकलिश क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि देयर लाइफ लिखा और हमने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि जब कोई पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग आप करेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आप नाउन रख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर पहला है। या पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग आपको करना है तो इसके बाद एडजेक्टिव और नाउन दोनों एक साथ रखें, केवल अकेला एडजेक्टिव नहीं। कोड को डिकोड कर लें। इस प्रश्न में नाउन बराबर लाइफ बराबर नाउन है, किंतु नाउन के पहले कौन सा टर्म होना चाहिए था? पोसेसिव एडजेक्टिव। जबकि देयर वर्ड का प्रयोग हम और आप इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में भी करते हैं, और अक्सर देयर के बाद मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब रखते हैं, देयर के बाद नाउन नहीं रखते। इसलिए लेखक ये इशारा कर रहा है कि हमने शुरू में दे रखा है और दे के लिए जो पोसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना चाहिए था
वो ये देयर रखना चाहिए था और इस जगह रखा गया कोई दूसरा देयर। 9वां क्वेश्चन देख ले। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग सुशी you exactly know what to do with that extra wasabi that have। आपने पीछे के क्वेश्चन में देखा कि ये वसाबी टर्म इस जगह पर नाउन है और नाउन के बाद जब भी दैट को रखेंगे तो ये दैट काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का। और ये जानकारी होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला नाउन यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, अर्थात ये हैव के बदले क्या होना चाहिए, हैज। तो इन 9 प्रश्न में कम से कम आपने एक बात तो नोटिस किया होगा कि वास्तव में लगभग क्वेश्चन के नेचर इजी होते हैं और आप और हम यदि नहीं पकड़ पाते तो इसका मतलब है कि वो आंख का धोखा हुआ, वो नज़र का धोखा हुआ जिसके वजह से बचा। लेकिन फिर भी जब ग्रामर की तैयारी को अंजाम देना हो तो किसी के भी ग्रामर के नोट्स पढ़ने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को ले लें और एक एक सेगमेंट को आप अपने नज़र में चेक करते चलें कि ऐसा क्यों रखा गया, ऐसा रखने पर सही क्यों होगा, गलत क्यों होगा। ये नियम बताने का या नियम डिराइव करने का फॉर्मूला मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। नियम कहीं किताब से नहीं लाना है, किसी टीचर के कॉपी से नहीं लाना है, किसी के गलत रूल और रेगुलेशन को नहीं लाना है। नियम कैसे लाएंगे? मान लिया जाए कि आप एसएससी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो तो आपने बुक में भी देखा होगा कि एसएससी का एरर का सेगमेंट का पार्ट कितना होता है, टोटल 4 पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। जो डी पार्ट होती है वो किस चीज़ की पार्ट होती है, नो एरर की पार्ट होती है। अर्थात इसमें तो हमें कोई मिस्टेक नहीं खोजना है। तो इस सेक्शन को ही हम मान ले जाए कि आपके सामने से हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद ये मैंने ये 3 पार्ट छोड़ दिया, अर्थात जो गलतियां खोजनी है वो हमें इसी 3 पार्ट में खोजनी है और यदि ये तीनों पार्ट करेक्ट होगी तो हमारा आंसर नो एरर पर शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा। जैसे ही किसी बुक का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते होंगे कि इस प्रश्न का बी पार्ट रॉन्ग है, गलत है, इस जगह पर ऐसा होना चाहिए था, तो आप क्या करें कि ए पार्ट में जितने भी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी रखा गया है उनको आप एक बार डिकोड कर लें, देख लें और ये अंदाज लगा लें कि इसके बाद यदि ऐसा स्ट्रक्चर जहां भी रखा जाएगा उसे गलत नहीं काटेंगे। और जैसे सी पार्ट का भी जितना स्ट्रक्चर हो उसे ध्यान में रख लें और ये आइडिया डेवलप कर लें कि अब ऐसा स्ट्रक्चर यदि एक क्वेश्चन में कहीं पर भी और कितनी बार भी देखने को मिलेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर को गलत नहीं करेंगे, इसे डी की श्रेणी में रख लेंगे, डू नॉट डिस्टर्ब की श्रेणी में रख लेंगे। तो अब आ जाएं इसी सेगमेंट के दूसरे पार्ट की ओर, ए लिटिल बिट टिकलिश क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चन का नेचर तो बड़ा इजी होगा और कुछ क्वेश्चन आपसे थोड़ी गंभीरता खोजेगी, कुछ क्वेश्चन आपकी अलर्टनेस को और ज़्यादा खोजेगी, अर्थात आपको और ज़्यादा कॉन्शियस और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता होगी। लेकिन ये बात दिमाग में स्पष्ट कर लें कि इसके लिए आपके बहुत ज़्यादा ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, आपके अंग्रेजी पर बहुत गंभीर पकड़ की आवश्यकता नहीं है, बस हाजिर जवाबी होना चाहिए और जो जीता वो सिकंदर। आंख तेज होनी चाहिए, स्कैनिंग ठीक होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन हमारा आप ले लें, दिस इज द फर्स्ट कार। पहले छोटा छोटा पार्ट को चेंज कर लें। आप जानते होंगे कि दिस हमेशा सिंगुलर का सूचक है और जब दिस, दैट, दीज के बाद आप कोई वर्ब का पार्ट रख लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब, तो ये दिस काम करेगा प्रोनाउन का, दिस काम करेगा प्रोनाउन का। और दिस के बाद जब आप नाउन रख लेंगे तो ये दिस काम कर जाएगा एडजेक्टिव का। इसलिए दिस के बाद जो भी वर्ब होनी चाहिए या दिस के बाद यदि नाउन रखना चाहिए तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो एक बताया कि यहाँ तक क्यों सही है। वाक्य दिस से प्रारंभ कर सकते हैं, वाक्य दीज से प्रारंभ कर सकते हैं, वाक्य दोज से प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए प्रारंभ कर सकते हैं कि वाक्य के शुरू में हम नाउन को भी रख सकते हैं और वाक्य के शुरू में प्रोनाउन को भी रख सकते हैं। तो दिस, दीज के बाद जब वर्ब का कोई सेगमेंट, कोई पार्ट आप रखेंगे तो ये प्रोनाउन काम करेगा। आपने कई बार देखा होगा ये फर्स्ट वर्ड एडजेक्टिव है और कार वर्ड नाउन है। ये पढ़ा होगा कि फर्स्ट जब
ऑर्डिनल एडजेक्टिव का काम करे तो इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि इतना दूर तक का पार्ट करेक्ट है। नाउन के बाद यदि आप पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं, पहले आपने सीखा कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बगल में नाउन तो रख सकते हैं, लेकिन नाउन के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करके कोई दूसरा नाउन यदि रखना हो तो बीच में प्रीपोजिशन आपको लगाना चाहिए। यह पहली कार है हमारे नेबर की, पड़ोसी की, ये प्रीपोजिशन रखा वो भी ठीक है। आवर के बाद नेबरहुड बराबर तो नाउन टर्म तो अवश्य है, चाइल्डहुड, नेबरहुड, ब्रदरहुड, लेकिन नेबरहुड मिस्टर शर्मा नहीं कहना चाहिए था, बल्कि उसे लेना चाहिए था कि दिस इज द फर्स्ट कार फॉर आवर नेबर मिस्टर शर्मा, हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा की ये पहली कार है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माथा वाला है, बहुत ज़्यादा ब्रेन की आवश्यकता है, क्योंकि नेबरहुड के बाद मिस्टर शर्मा लिखना ये इंडिकेट करता है कि ये वर्ड जो लिया जाना चाहिए था वो होना तो चाहिए था नाउन ही, लेकिन नाउन में भी इस जगह नेबरहुड गलत नाउन रखा, जबकि सही होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ नेबर, पड़ोसी मिस्टर शर्मा का। दूसरा क्वेश्चन पर आ जाए। वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वुड प्रमोट, ये वाइल वर्ड कई बार आपने देखा होगा, ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है। और तब इसके बाद वर्ब कैसा रखते हैं, चौथा, वाइल गोइंग थ्रू द क्वेश्चन को पढ़ने के समय या दौरान। इस जगह वाइल वर्ड कंजंक्शन है। कंजंक्शन इसलिए है कि आगे आप देख रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेशन और वुड बराबर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, अर्थात क्लॉज है। और क्लॉज बनता कैसे है, तो मैं आज एक और कंसेप्ट आपको क्लॉज के बारे में अपने अनुसार से बता दूं। किताब के अनुसार मैं कोई भी बात आपके सामने नहीं रखूंगा कि इस ग्रामर ने ऐसा कहा, उस ग्रामर ने ऐसा कहा, नहीं। ये लॉजिक ऐसी है, ये लॉजिक एसएससी और यूपीएससी मानती है, ये लॉजिक बैंक मानती है, हमें उसी लॉजिक को रखना है, क्योंकि हमें नौकरी लेना है, हमें विद्वान नहीं बनना है। क्लॉज कहते किसको है, तो सबसे पहला चीज क्लॉज का है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब आपके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्लॉज कहलाएगा। ग्रामर के अनुसार, यदि ग्रामर के किताब के नियमों की भी परिभाषा आपको दे दूं, तो क्लॉज ग्रामर के किताब में है कि एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट जिसमें वर्ब और जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, किंतु ये दोनों मिलकर भी अर्थ को पूरा न करे, अर्थात जिसका अर्थ अधूरा हो जाए, या इसको दूसरे लैंग्वेज में हम आप ऐसे समझ लें कि वैसा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पार्ट जो ग्रामर के दृष्टिकोण से करेक्ट हो किंतु मीनिंग के दृष्टिकोण से अधूरा हो, उसे क्लॉज कहेंगे। अब आप इस क्लॉज को और डिफाइन कर लें कि सब्जेक्ट के अंतर्गत आप नाउन भी रख सकते हैं या सब्जेक्ट के अंतर्गत आप प्रोनाउन भी रख सकते हैं। वर्ब के अंतर्गत आप तीन में से कोई एक रख सकते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब, या तो मॉडल वर्ब, और या तो मेन वर्ब। अब जोड़ लें, नाउन या प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वो भी एक क्लॉज। नाउन या प्रोनाउन प्लस मॉडल वर्ब होगा, यह भी एक क्लॉज। और नाउन या प्रोनाउन प्लस मेन वर्ब होगा, यह भी एक क्लॉज होगा। अब इसी को इलेबोरेट कर दें कि कई बार ऐसे भी होगा, नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, तब आपके पास वर्ब मिलेगी, तो इस सेक्शन भी हमारा एक क्लॉज ही होगा। या फिर इसी में ऐसे कर दें कि नाउन प्रीपोजिशन, नाउन एंड नाउन, और फिर आपके पास वर्ब मिलेगी, ये सेक्शन भी क्लॉज ही होगा। अर्थात क्लॉज को इलेबोरेट करके भी रखा जा सकता है, लेकिन रियल जो बेस क्लॉज का रहा वो यही है, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को। किंतु अब इस सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीका से आपके पास रख देगा, जैसे नाउन प्रीपोजिशन नाउन रखा, तब उसके बाद वर्ब रखा, या फिर नाउन प्रीपोजिशन नाउन रखा, फिर एंड से एक और नाउन को जोड़ करके वर्ब रखा, तभी ये क्लॉज में आएगा। यहाँ पर ऐसे ही था, ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड प्रीपोजिशन है, ये वर्ड नाउन है, फिर आप एंड के बाद देख रहे होंगे नॉन डिस्क्रिमिनेशन बराबर भी नाउन है, अर्थात नाउन प्रीपोजिशन नाउन एंड नाउन।
और तब इसके बाद मॉडल वर्ब रखा गया, अर्थात एक क्लॉज बना, और क्लॉज बनने के कारण ही इस जगह पर व्हाइल को हमने कंजंक्शन बोला, क्योंकि क्लॉज के पहले कंजंक्शन रखेंगे। अब आप जान गए कि मॉडल वर्ब का पड़ोसी V1 होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी में ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। आपके दिमाग में ये अवधारणा होगी कि वर्ब के बाद अकेला एडजेक्टिव नहीं रखना चाहिए, लेकिन वर्ब के बाद एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन हमेशा करेक्ट हो जाएगा, वो भी ठीक है। अपॉर्चुनिटी नाउन था, प्रोसेस भी नाउन था, इस जगह प्रीपोजिशन रखा, वो भी ठीक है। दो नाउन को कॉमा से जोड़ रहा है। रिजर्वेशन एट जॉब्स न होकर के रिजर्वेशन इन जॉब्स होना चाहिए। जॉब में रिजर्वेशन, जॉब पर रिजर्वेशन नहीं। तो यह क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है, बहुत ज़्यादा ब्रेन वाला है, हमारी आपकी नज़रें बच जाती है। और जबकि हमने ऐसा 100 बार, हजारों बार अपने दिनचर्या में बोला होगा कि रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो ये एट को चेंज कर देना चाहिए और एट को बदल देना चाहिए। किसमें? तो एट को बदलना चाहिए इनमें। तो ये क्वेश्चन बस नज़र का ही धोखा है। याद है तीसरे क्वेश्चन, ही सेड दैट ही थॉट ऑफ, ये आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस V2 है। सेड के बाद आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे सेड टू मी भी रख सकते हैं, और सेड के बाद वर्ब के बाद आप दैट भी रख सकते हैं। दैट इस जगह कंजंक्शन बना क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज रखा हुआ है। लेकिन थिंक का पास्ट टेंस जो थॉट रखा हुआ है वो प्रीपोजिशन लेता है। कैसा? थॉट ऑफ, OF ऑफ, या थॉट अबाउट। इस जगह पर आप देख लें नज़र का धोखा रखा हुआ है। यदि आप तेजी से पढ़ लेंगे और नज़र आपकी मिस कर जाएगी तो आंसर 100% मिस हो जाएगी। और थॉट ऑफ न होकर के ये होना कैसा चाहिए था? थिंक ऑफ और थॉट ऑफ, OF ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। The only thing that endures and can sustain an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। मैं बारी बारी से एक सेगमेंट को तोड़ रहा हूँ। The only thing, इस जगह पर only टर्म हमारा ऐसे एडवर्ब भी है, लेकिन इस जगह पर इसे एडजेक्टिव मान लें और थिंग बराबर नाउन मान लें। नाउन कैसा रखा गया है? बिना एस का, इसका मतलब कि सिंगुलर है। और नाउन के बाद जब दैट को रखेंगे तो दैट कौन सा काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। ये वर्ब सिंगुलर वर्ब का 5वां रखा हुआ है, चलेगा। मेन वर्ब के बाद एंड कैन सस्टेन लिखा हुआ है। मेन वर्ब के बाद एंड लगा करके भी आप किसी मॉडल वर्ब को रख सकते हैं, और मेन वर्ब के बाद बिना एंड का भी मॉडल वर्ब रख सकते हैं। कब? जब हमने पीछे बताया कि तब ऐसी स्थिति में जब मेन वर्ब के बाद आप मॉडल वर्ब को देख लें तो इसका मतलब है कि मेन वर्ब अपने पड़ोसी नाउन के लिए आया और मॉडल वर्ब कोई और पहले प्रयोग किए गए नाउन के लिए आया। इस जगह कोई 2-3 नाउन नहीं था, इसलिए इंड्योर के बगल में कैन नहीं रखा गया बल्कि एंड रखा गया। और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब कैसा होना चाहिए? V1, तो ये V1 ठीक है। वर्ब के बाद आप किसी भी नाउन को रख सकते हैं। अगर यदि यह नाउन काउंटेबल और सिंगुलर हो तो आपको आर्टिकल भी लगाना चाहिए, इसलिए इन्फेंट के लिए एन लगाया। यदि एन नहीं लगाता तो सवाल गलत हो जाते हैं, और तब हमें क्या करना पड़ता कि या तो इन्फेंट को इन्फेंट्स में बदल देना पड़ता, और यदि इन्फेंट सिंगुलर और काउंटेबल छोड़ देंगे तो बिना आर्टिकल का ये गलत हो जाएगा। टिल द स्टेज इट रिसीव्स, टिल बराबर टाइम सूचक वर्ड है, और टिल अंटिल प्रीपोजिशन का भी काम करता है, तो इस जगह इसे प्रीपोजिशन मान ले। और प्रीपोजिशन के बाद आप नाउन रख सकते हैं, नाउन के बाद प्रोनाउन भी रख सकते हैं, लेकिन रियल में जब नाउन के बाद प्रोनाउन रखना चाहिए तो एक कॉमा ऐसे डाल देना चाहिए। लेकिन आपने एरर के सवाल बनाते समय एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शंस को देखा होगा कि यदि पंक्चुएशन का कोई मिस्टेक क्वेश्चन में है तो उस मिस्टेक को आप इग्नोर कर दें, अर्थात कहीं फुल स्टॉप होना चाहिए, कहीं कॉमा होना चाहिए, कहीं कैपिटल में होना चाहिए, कहीं स्मॉल में होना चाहिए। यदि एग्जामिनर ने इन नियमों का पालन नहीं किया, पंक्चुएशन के नियमों का पालन नहीं किया, तो इस नियमों को इग्नोर कर देना चाहिए। टिल द स्टेज इट रिसीव्स रखा गया, इट के कारण वर्ब का 5वां रखा गया।
इम्यूनिटी बराबर नाउन है, ये नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होने के कारण कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया। अगर आर्टिकल लगाना होता तो ये टर्म काउंटेबल और सिंगुलर होना चाहिए था। सिंगुलर है किंतु अनकाउंटेबल है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं रखा गया। और मेन वर्ब के बाद ये बिना आर्टिकल का भी सही है। ऊपर देख रहे होंगे कि मेन वर्ब के बाद नाउन काउंटेबल और सिंगुलर हुआ, इसलिए आर्टिकल रखा गया। और दूसरी जगह आप देख रहे होंगे कि मेन वर्ब के बाद नाउन अनकाउंटेबल हुआ, इसलिए बिना आर्टिकल का रखा गया। इट रिसीव्स इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम, इस जगह कम्स वर्ब का 5वां है। द स्टेज, टिल द स्टेज इट रिसीव्स इम्यूनिटी, और कम्स फ्रॉम, ये इम्यूनिटी कहाँ से आती है, सिंगुलर है इसलिए लिखा। कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मदर्स मिल्क, ये नाउन प्रीपोजिशन और नाउन का सेगमेंट था। नाउन प्रीपोजिशन, नाउन में पहला नाउन पर्टिकुलराइज्ड होने पर पहला नाउन के साथ द लगना चाहिए, लगाया। और अभी अभी हमने कुछ देर पहले एक बात की चर्चा की कि अक्सर यदि दो नाउन को हम और आप एक साथ रख देंगे तो यह ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। दो नाउन एक साथ कब रहता है, जब इस नाउन का नाउन फॉर्म भी ऐसा ही है और इस नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म भी ऐसा ही है। और तब जब दो नाउन एक साथ होता है जिसका नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म सेम है, तब इसे नाउन न बोल करके एडजेक्टिव में बदल देते हैं या एडजेक्टिव बोल देते हैं। किंतु इस जगह आप मदर देख रहे होंगे बराबर नाउन, और मिल्क देख रहे होंगे आप नाउन है। मदर सजीव है, और जब दो नाउन एक साथ जोड़ा जाए तो इसके लिए प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है या इसके लिए अपोस्ट्रोफ एस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे लिखना चाहिए था मदर्स मिल्क। अब या तो ऐसे इसको होना चाहिए था, ऐसे मदर्स और मिल्क। तो ये क्वेश्चन के लिए भी आपको बहुत माथा की आवश्यकता नहीं, बड़ी गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है और अलर्ट होने की आवश्यकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को लेने, थोड़ा टिकलिश क्वेश्चन है, नियम हर व्यक्ति के दिमाग में है लेकिन लागू कर पाना सबके बस के बाहर है और हर आदमी लागू नहीं कर पाते। इसलिए आप निराश मत हो, हतोत्साह मत हो, और जितना अभ्यास करेंगे उतने ही ग्रामर बेहतर होगी। ये दोबारा विश्वास कर लें कि जितनी भी कॉपियों में रूल्स और रेगुलेशंस है वो आपके लिए बेकार है। जो रूल्स आप पढ़ते हैं वो थ्योरी है, और यहाँ पर रूल्स कैसा चाहिए, इंपिरिकल नॉलेज पर आधारित, बेस्ड ऑन इंपिरिकल नॉलेज। द नॉलेज यू all have been gaining is practical knowledge, whereas in order to crack the questions especially of errors you need to have empirical knowledge, practical knowledge, व्यवहारिक ज्ञान आपको होनी चाहिए। If life existed on Mars लिखा हुआ है, जिसमें आपने कई बार देखा होगा if प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिसमें ऐसा भी देखा होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा हो तो बाद में सब्जेक्ट प्लस कैसा रखना चाहिए, वुड रखना चाहिए। एक कंडीशनल सेंटेंस ऐसा भी पढ़ा होगा, इसी कंडीशनल सेंटेंस को ऐसा भी पढ़ा होगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर है तो बाद में कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड होना चाहिए। एक कंडीशनल सेंटेंस ऐसा भी पढ़ा होगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड हो तो बाद में कैसा होना चाहिए, तो वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ये जानकारी भी आपके दिमाग में होगी। इसी में और ऐसे कर लें कि यदि शुड से भी हम और आप स्टार्ट कर लें और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रख लेंगे तो ये इफ आई वेयर वाला अर्थ देगा। इफ आई वेयर ए वर्ड, शुड आई बी ए वर्ड, आई वुड फ्लाई। बात का स्ट्रक्चर सेम है। इफ आई वेयर ए वर्ड आई वुड फ्लाई, तो इसको लैंग्वेज चेंज करके आप ऐसे भी बोल सकते हैं, शुड आई बी ए वर्ड आई वुड फ्लाई। लेकिन ये अलर्ट आप रहे हैं कि शुड से जब क्वेश्चन को प्रारंभ करे एग्जामिनर और वाक्य के अंत में ये फुल स्टॉप दिया तो इसका मतलब आप समझ ले कि सेंटेंस वो कंडीशनल रखना चाह रहा है और कंडीशनल रखने पर बाद वाला में वुड का प्रयोग करना है। ये सेंटेंस वही है। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स इट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। कहता है कि यदि मान लीजिए कि मार्स पर जीवन
एग्जिस्ट करती है तो ये कैसी होनी चाहिए, तो ये बैक्टीरिया के फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन ये इट इज का प्रयोग इस जगह पर गलत है, इसे चेंज करना चाहिए। इट वुड मोस्ट लाइकली टू बी, इट इज मोस्ट लाइकली टू बी नहीं, इट वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होना चाहिए। तो सवाल हम आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। उनके लिए एक और आसान बता दूं कि इस सवाल को जो आप हल करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीका से भी हल कर सकते हैं। हाँ, आंसर सही होगा, लॉजिक भले आपकी सही नहीं हो, गलत हो, लेकिन आंसर सही होगा। कैसे कि जैसे ये पार्ट हमारा रखा गया है V2, और V2 बराबर कैसा टेंस होता है, हमेशा पास्ट, और ये इज का टेंस कैसा होता है, प्रेजेंट। पहले कैसा टेंस है, पास्ट, तो बाद का टेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट। अब कम से कम गलती तो आप निकाल लेंगे कि हाँ पार्ट नंबर 1 में गलत है, अब इसके बदले क्या होना चाहिए, इसके लिए अब आपको समझ होनी चाहिए। आगे के क्वेश्चन को देख लें। इफ द सन एंड मून वेयर बैलेंस्ड, इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम, द पर्सन इज हेल्दी। देखिए, इस क्वेश्चन में एसएससी ने कुल मिलाकर 2 गलतियां दिया कि यदि सन और मून भी बैलेंस हो और हीट और कोल्ड भी बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए, समतुल्य में आ जाए, तो कोई भी आदमी का जीवन अच्छा हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। इस सवाल में जो सबसे आसान मिस्टेक है, जहां पर आप आसानी से चल सकते हैं, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। आपने देखा होगा कि जब एंड से किसी 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाए तो आर्टिकल का प्रयोग 3 अलग अलग तरीका से कर सकते हैं। पहला, सिर्फ पहला के साथ ही आर्टिकल लगावे, फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगावे, बाद वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल मत लगावे। लेकिन जब आप सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगाएंगे और बाद वाले नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नाउन एक ही आदमी का सूचक हो, दोनों नाउन एक ही व्यक्ति का सूचक हो, दोनों नाउन एक ही वस्तु का सूचक हो। किंतु जब दोनों तरफ का व्यक्ति और वस्तु अलग अलग होगा तो दोनों के लिए सेपरेट आपको आर्टिकल लगाने की आवश्यकता है, या फिर दोनों के साथ आप आर्टिकल उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। आप दूसरा जानकारी आर्टिकल के संदर्भ में आपको होगा कि सन और मून सिलेशियल बींग्स हैं और जिनके पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, या ऐसे भी नियम पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी में प्रयोग होने वाले बहुत सारे शब्द हैं जिनके पहले डिफिनिट आर्टिकल होना चाहिए, इसलिए एक ये चेंज कर देना चाहिए यहाँ पर। इफ द सन एंड द मून वेयर बैलेंस्ड, मान ले इधर छोड़ भी दे, या इफ द सन एंड मून आर बैलेंस्ड ही होना चाहिए। यदि बैलेंस्ड होते हो तो जीवन ऐसा होगा, अर्थात पार्ट हमारा गलत है, इस जगह ए पार्ट, एक तो द भी होनी चाहिए, और मेरे विचार से इस वर्ग को आर में बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देख लें। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू कीप आवर रोड्स सेफ इज एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायोलेट रूल है। एनी इस जगह लिखा गया, और एनी के बाद वायोलेट बराबर वर्ब का पहला है। जीरो इंटॉलरेंस टू एनी वायोलेट न होकर के टू एनी वायोलेटिंग द रूल्स होना चाहिए, अर्थात एनीवन हु वायोलेट्स द रूल या हु आर वायोलेटिंग द रूल। इस जगह एनी वायोलेट के बदले एनी वायोलेटिंग का प्रयोग होना चाहिए, विथ जीरो टॉलरेंस टू एनी वायोलेट। अब ये वायोलेटिंग इसलिए बनाया क्योंकि इसके पहले इस प्रीपोजिशन को भी आधार बना लें तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब होना चाहिए चौथा, भले ये वर्ब प्रीपोजिशन के तुरंत बगल में न हो करके थोड़ा बाद हो, तो ये क्वेश्चन भी टिकली से आप आ जाए इसमें। मेनी फर्म्स फेल बिकॉज दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, दे हैव नॉट रिसर्च। कौन सा ये सवाल टफ है, आप देख रहे होंगे हैव नॉट रिसर्च, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट। वर्ब कैसा होना चाहिए, V3, और ये रखा हुआ कैसा है, V1। यदि इसे नाउन भी मान लें तभी इस जगह पर प्रश्न गलत हो जाएगा। कई दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। एक तो रिसर्च बराबर अगर नाउन मान ले तो काउंटेबल और सिंगुलर हो जाएगा, तो इस जगह पर आर्टिकल भी होना चाहिए,
और हैव नॉट के बाद नाउन रखने के लिए बीन का भी प्रयोग होना चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से भी गलत होगा। लेकिन इतना लफड़ा से अच्छा है कि हम इसे मेन वर्ब मान ले, और हैव नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट के बाद मेन वर्ब कैसा होना चाहिए, तीसरा, तो बेहतर है कि रिसर्च को रिसर्च में बदल दें। हैव नॉट रिसर्च दी टारगेट मार्केट्स। सारे प्रश्न ये हमने लिए एसएससी से। तो आज एक नज़र मैंने आपके सामने रखा कि एरर के प्रश्न को कैसे कैसे हल करना चाहिए, और इस पर हमारी विस्तार से चर्चा भी जारी रहेगी आगे भी, और जिसमें मैं कई ऐसे रूल्स को आपके सामने रखूंगा जो रूल आपके लिए एक मिराकल का काम करेगा। और ये रूल अब तक न किसी मैगजीन्स में, न किसी बुक्स में, और न किसी टीचर्स के द्वारा पूरे भारत में बताया गया होगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।